हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं एक नया चैप्टर क्लास 12th का, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें, पहले से क्लियर कर दे रहे कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट में इस बुक से हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको तो पढ़ाएंगे ही। इसके बाद में NCERT के कुछ क्वेश्चन, NCERT बुक में एक एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज के कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, वो भी आपको करवाएंगे। NCERT में जो पहली एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के, मतलब इस बुक से थोड़ा हट के हैं। हो सकता है NCERT को क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाएं तो आप कैसे लगाएंगे, तो उनको भी बताएंगे। तो पहले इस बुक से, जिस बुक से हम पढ़ा रहे हैं, अब इस बुक के पढ़ाएंगे। और देखिए, जिसके पास ये बुक नहीं, ये कतई मत सोचिए कि हमारे पास ये बुक नहीं तो हम ना पढ़ें। कॉन्सेप्ट एक जैसे होते हैं, क्वेश्चन भी एक जैसे होते हैं। जो क्वेश्चन इसमें एग्जाम्पल में हो सकता है आपकी बुक में एक्सरसाइज में हो, या इसमें जो एक्सरसाइज में आपकी बुक में एग्जाम्पल में होंगे, लगभग वही सारे क्वेश्चन होते हैं और कॉन्सेप्ट एक जैसे होते हैं। ठीक, तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिए कि आपको आने वाले समय में कंपटीशन के वीडियो भी मिलेंगे। कंपटीशन के जो ट्रिकी वीडियो थोड़ा सा अभी नहीं बना पा रहे क्योंकि अभी सिलेबस का पढ़ा रहे हैं। और शेयर करिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, और कमेंट्स करके हमें भी बताते रहे कि पढ़ करके आपको कैसा लग रहा है। और हमने एक पहले ही बता दिया फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आपको NCERT के भी पहली एक्सरसाइज में उच्चिष्ट निम्निष्ट को तो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट के वो भी आपको बताए जाएंगे। तो देखिए, चैप्टर है मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर। मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। देखिए, अभी इसका हम पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे। हमने बताया कि NCERT में जो पहली एक्सरसाइज है वो भी पढ़ना ज़रूरी है। इस बुक से सारा पढ़ाने के बाद तब उस पहली एक्सरसाइज को करवाएंगे। एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसमें 80% बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। देखिएगा, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे y = कोई fx, ये कोई फंक्शन है, तो मैक्सिमा और मिनिमा, जैसा कि उसका नाम है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। कोई फंक्शन कब मैक्सिमम वैल्यू देगा और कब मिनिमम वैल्यू देगा, मतलब कोई भी फंक्शन कब अधिकतम वैल्यू देगा और कब न्यूनतम वैल्यू देगा। एक सपोज करते हैं, जैसे मान लो y = fx है, ये कोई फंक्शन है, इस टाइप से है, ऐसे इस टाइप से मान लीजिए कोई फंक्शन है। देखिए, तो अब देखिए, ये जो पॉइंट है, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। चलो बस इतने से समझो, ऐसे फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, देखिए मान लीजिए y = fx का एक ग्राफ है, थोड़ा समझने के लिए कि ये मैक्सिमा और मिनिमा है क्या, ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट है क्या, इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक रफली एक ग्राफ बनाया गया कि मान लो y = fx कोई फंक्शन है, y = fx कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का ये ग्राफ है। तो यहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम होगा, यहाँ पर मान लीजिए ये है, ये x की वैल्यू इधर मान लीजिए ये a है, और ये मान लीजिए x की वैल्यू यहाँ पर b है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो x = a पर आपको बता दें, गौर से देखिएगा, यहाँ x = a पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और ये मान लो x = b है, यहाँ पर ये मान लो b डिस्टेंस है, तो x = b पर फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम होगी, न्यूनतम होगी, कम से कम होगी, एटलीस्ट होगी। ठीक, तो x = a पर, तो मतलब हमें ये बताना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी या मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। ये जैसे हमने आपको सपोज कर लिया कि x = a पर मैक्सिमम है, x = b पर मैक्सिमम है, तो हमें ये भी बताना होगा कि कब मैक्सिमम है और कब मिनिमम है, और मैक्सिमम है तो उसकी कितनी वैल्यू है, अगर मिनिमम है तो मिनिमम कितनी वैल्यू है, ये देखिए बताना होगा।
कब मैक्सिमम है और कब मिनिमम है। अगर मैक्सिमम है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, या मिनिमम है तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, इस पॉइंट पर मैक्सिमम है यहाँ पर अगर स्पर्श रेखा ली जाए, स्पर्श रेखा, तो ये देखिए स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। ये बहुत मेन पॉइंट बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो स्पर्श रेखा है एक्स अक्ष के समांतर है, या यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची जाए, ऐसे स्पर्श रेखा यहाँ पर खींची जाए, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची जाए, तब भी एक्स अक्ष के समांतर है। ये एक्स अक्ष है ना, ये वाई अक्ष है। देखिए तो मैक्सिमम पॉइंट पर या मिनिमम पॉइंट पर स्पर्श रेखा जो होती है वो एक्स अक्ष के समांतर हो जाती है। स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो जाती है। तो मैक्सिमम पॉइंट हो चाहे मिनिमम पॉइंट हो, ये बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहे हैं आपको। चाहे मैक्सिमम पॉइंट हो चाहे मिनिमम पॉइंट हो, मतलब चाहे उच्चतम बिंदु हो चाहे निम्नतम बिंदु हो, चाहे उच्चतम बिंदु हो चाहे निम्नतम बिंदु हो, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए उच्चतम या निम्नतम बिंदु पर, ये मेन पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसी से तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। उच्चतम बिंदु हो यहाँ पर स्पर्श रेखा ली जाए, चाहे निम्नतम बिंदु हो यहाँ पर स्पर्श रेखा ली जाए। उच्चतम या निम्नतम बिंदु पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है, एक्स अक्ष के समांतर होती है। बहुत अच्छा चैप्टर, इसको बहुत गौर से पढ़ना है। एक्स अक्ष के समांतर होती है। और आपको पता है, आपने पढ़ा है या ना पढ़ा हो, तो स्पर्श रेखा अगर एक्स अक्ष के समांतर है तो प्रवणता शून्य हो जाएगी, प्रवणता शून्य हो जाएगी। अतः प्रवणता जो होगी स्पर्श रेखा की, वो प्रवणता हो जाती है जीरो। प्रवणता क्या होती है, dy बाई dx, ये प्रवणता होती है। हालांकि अभी हमने स्पर्श रेखा पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो तो अभी हम पढ़ाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो हम पढ़ाएंगे, इसके बाद ही पढ़ाएंगे स्पर्श रेखा और अभिलंब। अब ये शुरू कर दिया है तो इसी को पहले पढ़ाएंगे। तो देखिए, चाहे उच्चतम बिंदु हो चाहे निम्नतम बिंदु हो, अगर यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची जाए, ये समझने वाला पॉइंट है, समझने की कोशिश करिए। अगर स्पर्श रेखा विलंब चैप्टर नहीं भी पढ़ा तब भी समझिए, हमने पढ़ाएंगे तब और समझ में आएगा। लेकिन समझिए, चाहे उच्चतम बिंदु हो या निम्नतम बिंदु हो, अगर यहाँ पर स्पर्श रेखा ली जाए तो स्पर्श रेखा जो होती है वो एक्स अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो ये स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, यहाँ निम्नतम बिंदु पर भी स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। और जब एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर कोई भी रेखा हो, फर्स्ट ईयर क्लास में आपने सरल रेखा पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर क्लास में सरल रेखा पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हमारे वीडियो में है फर्स्ट ईयर क्लास की सरल रेखा। और जब सरल रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है, कोई भी रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है तो उसकी प्रवणता जीरो होती है। जब कोई भी रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है तो उसकी प्रवणता जीरो होती है। और प्रवणता क्या होती है, dy बाई dx या डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई ही प्रवणता होती है। y जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है, इसका अवकलन कर दे x के सापेक्ष तो डी डी एक्स ऑफ वाई बनेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, यही प्रवणता होती है। ये तो प्रवणता किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के। तो हमने आपको थोड़ा सा रफली समझाने का प्रयास किया है कि जैसे कोई भी फंक्शन है तो उसका उच्चतम और निम्नतम बिंदु का मतलब क्या हुआ कि x के किसी भी वास्तविक मान के लिए, यहाँ पर x के किसी भी वास्तविक मान के लिए फलन उच्चतम मान भी देता है, निम्नतम मान भी देता है। कभी कभी ऐसा होगा कि कोई फलन ना तो उच्चतम मान देगा ना तो निम्नतम मान देगा, ऐसी सिचुएशन भी आएगी। तो ये तो एक रफली बताया। अब इसका सवाल लगाने का तरीका क्या है, वर्किंग प्रोसीजर क्या है, वर्किंग मेथड क्या है, सवाल लगाने का तरीका क्या है, वो आपको बता रहे थे। इतना आप चाहे नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। इस पर नोट करने का मतलब हो गया, यहाँ पर आप कहने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर, इसके सारे अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे, देखिएगा। देखिए, इसका सवाल लगाने का तरीका क्या होगा।
वर्किंग मेथड क्या होगा। हमने आपको एक चीज़ बताई कि एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज थोड़ा हट के है, उसको ज़रूर पढ़ाएंगे, पहले इसको पढ़ाएंगे। देखिए वर्किंग मेथड क्या होगा। जैसे कोई फंक्शन है y=f(x), तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन किया गया f'(x). सबसे पहले देखिए ये स्टेप लिख रहे हैं, ये वो स्टेप लिख रहे हैं जिससे आपको सवाल लगाना है। कोई भी फंक्शन है y=f(x), इसका डिफरेंशिएशन ddx ऑफ y=f'(x), इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, इसका भी डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। तीसरे स्टेप में लिखेंगे उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए dy/dx = 0 या ddx ऑफ y = 0। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि dy/dx 0 क्यों करते हैं, अभी इधर बताया था, कारण इसका बताया था। क्योंकि dy/dx क्या होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, और चाहे वो उच्चतम बिंदु हो चाहे निम्नतम बिंदु हो, स्पर्श रेखा जो थी वो x अक्ष के समांतर थी। अभी इधर बताया था dy/dx 0 कैसे हुआ, इधर बताया था। देखिए जब हम लोग dy/dx को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आएगा। सपोज कर लो कि x का मान a आ गया। मेरी बात समझिएगा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि dy/dx 0 के बराबर क्यों करते हैं, तो आप बताओगे चाहे उच्चतम बिंदु हो, जैसे अभी फिगर में समझाया था कि चाहे उच्चतम बिंदु हो चाहे निम्नतम बिंदु हो, वहाँ पर जो स्पर्श रेखा लेते हैं, वहाँ पर जो स्पर्श रेखा लेते हैं वो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होती है। वो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होती है, और जब x अक्ष के समांतर होगी तो उसकी प्रवणता 0 होती है, प्रवणता 0 होती है। ये किसी भी सवाल लगाने का मेथड क्या है, तरीका क्या है, स्टेप क्या है, वो लिख रहे समझिएगा। जैसे कोई भी फलन है y=f(x), तो पहले उसका एक बार अवकलन किया गया, फिर आपको लिखना पड़ेगा तीसरे स्टेप में। पहले स्टेप में तो फलन होगा, दूसरे स्टेप में उसका अवकलन होगा, तीसरे स्टेप में आप लिखोगे उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए dy/dx = 0। जब dy/dx को आप 0 के बराबर करेंगे तो x का मान निकलेगा, a नहीं निकलेगा। हमने मान लिया कि चलो जैसे x का मान a निकला। अच्छा ये भी ज़रूरी नहीं कि x का एक ही मान निकले, x के एक से ज़्यादा मान भी हो सकते हैं, 2, 3, 4 ऐसे भी हो सकते हैं। हम तो आपको तरीका समझा रहे हैं, अभी तरीका समझा रहे हैं। मान लो कि जैसे x का मान a निकला, कुछ लोगों के दिमाग में क्या a ही निकलेगा, a नहीं, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, प्लस माइनस में कुछ भी, कोई भी वास्तविक वैल्यू हो सकती है, वास्तविक संख्या हो सकती है, काल्पनिक नहीं होगी। काल्पनिक होगी तो फलन ना तो उच्चिष्ट ना ही निम्निष्ट। तो यहाँ पर जैसे मान लो, अच्छा ये भी जरूरी है कि x का एक ही मान होगा, एक से ज़्यादा मान भी हो सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, चौथे स्टेप में दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे d2y/dx2 मतलब f'(x), इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे d2y/dx2 मतलब f'(x). अब देखो x का जो मान निकलेगा उसको यहाँ पर रखेंगे। जैसे हमने माना कि x का a मान निकलेगा, हमने क्या बताया, ज़रूरी नहीं कि x का एक ही मान निकले, एक से ज़्यादा मान भी निकल सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा मान निकलेंगे तब भी यहाँ रखे जाएंगे, एक मान निकलेगा तब भी यहाँ रखा जाएगा। मतलब यहाँ पर x का मान a रखा जाएगा। मतलब देखो x बराबर a पर किसका मान निकालेंगे, d2y/dx2 का। x का जो मान यहाँ से आएगा, x का जो मान यहाँ से आएगा वो यहाँ दोबारा अवकलन में रखा जाएगा। किसकी जगह रखा जाएगा, x की जगह। जब dy/dx को या ddx ऑफ y को जब 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आएगा, जो भी x का मान आएगा उसको यहाँ पर रखेंगे, दोबारा अवकलन करेंगे। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर x का मान ये रखेंगे। x के जितने मान होंगे, अगर मान लो एक मान है तो एक ही रखेंगे, अगर 2 होंगे तो दोनों यहाँ रखेंगे, 3 होंगे तो तीनों यहाँ रखेंगे। तो x बराबर a पर d2y/dx2 का मान निकालेंगे। अगर मान लीजिए इसका मान प्लस में आया, कैसा आया, प्लस में, या तो इसका मान प्लस में आएगा या इसका मान माइनस में आएगा। समझिएगा, जो x का मान यहाँ से रखे निकलेगा उसको दोबारा अवकलन करके x की जगह रखेंगे, दोबारा अवकलन करके x की जगह रखेंगे। अगर x बराबर, मतलब x का मान इसमें रख दिया, अगर x बराबर a पर d2y/dx2 का मान प्लस में आ जाए तो फलन निम्निष्ट है। तो फलन
निम्निष्ठ होगा। और अगर x बराबर a पर मतलब x का मान इसमें रखने पर अगर वैल्यू माइनस की आती है, नेगेटिव वैल्यू आती है, तो फलन उच्चिष्ट होगा। तो फलन कैसा होगा? उच्चिष्ट होगा। अब एक चीज़ और है, मान लीजिए x बराबर a पर d2y पान x2 अगर प्लस आ रहा है तो फलन उच्चिष्ट, मतलब x का जो मान यहाँ से निकलेगा उसको यहाँ दोबारा अवकलन में रखेंगे, दोबारा अवकलन में रखेंगे। अगर कैलकुलेशन प्लस का आता है तो फलन निम्निष्ठ होगा, कैलकुलेशन माइनस का आता है तो फलन उच्चिष्ट होगा। मान लीजिए x बराबर a पर d2y अपान dx2 का मान 0 आ जाए। मान लो x बराबर a पर मान लो d2y पान dx2 का मान 0 आ जाए, ना तो प्लस में आए ना तो माइनस में आए, 0 आ जाए, तब क्या होगा समझिएगा। अगर मान लो x की जगह यहाँ पर a रखा, जो x का मान यहाँ से निकलेगा वो मान यहाँ पर रखा जाएगा। अगर वैल्यू प्लस में आ रही तो फलन निम्निष्ठ होगा, वैल्यू माइनस में आ रही तो फलन उच्चिष्ट होगा। मान लो x का मान यहाँ पर a रखा, जो भी x का मान यहाँ से निकलेगा यहाँ पर रख दिया। मान लो d2y पान dx2 का मान ना तो प्लस में आया ना ही माइनस में आया, 0 आ गया। तो क्या करेंगे? तो फिर तीसरी बार अवकलन करेंगे, तीसरी बार अवकलन करेंगे d3y अपान dx3। तो तीसरी बार अवकलन करेंगे d3y पान dx3, तीसरी बार अवकलन करेंगे d3y बाई dx3, तीसरी बार अवकलन करेंगे, तीसरी बार इसका भी मान निकालेंगे x बराबर a पर, x बराबर a पर d3y पान dx3, इसका मान निकालेंगे, ये 0 के बराबर ना आए, ये 0 के बराबर ना आए। तीसरी बार अवकलन करेंगे, इसका तीसरी बार अवकलन करेंगे, तीसरी बार मतलब ट्रिपल डैश x, तीसरी बार अवकलन करेंगे। तीसरी बार अवकलन करने के बाद जहाँ जहाँ x होगा वो x का मान, इस x का मान यहाँ पर रखेंगे। जैसे हमने माना कि x बराबर a है तो तीसरी बार अवकलन करेंगे, फिर जहाँ जहाँ x होगा वहाँ a रखेंगे। x की जगह जब a रखेंगे तो तीसरी बार जो अवकलन उसका मान 0 ना आए, उसका मान 0 ना आए, 0 ना आए मतलब चाहे प्लस में आ जाए चाहे माइनस में आ जाए, 0 नहीं आना चाहिए। तीसरी बार जब अवकलन करेंगे फिर उसमें x का मान रखेंगे, x का जो मान यहाँ से निकलेगा वही मान इसमें रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे? जब तीसरी बार अवकलन करेंगे, तीसरी बार अवकलन करेंगे, x का मान रखेंगे। अब वो मान 0 के बराबर ना आए, जब x का मान रख देंगे तो जो आंसर आए वो 0 ना आए, 0 ना आए मतलब चाहे प्लस में आ जाए चाहे माइनस में आ जाए, 0 ना आए मतलब चाहे प्लस में आ जाए चाहे माइनस में आ जाए, 0 ना आए तो लिखेंगे ना तो फलन उच्चिष्ट है, ना तो फलन उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ठ है, ना ही निम्निष्ठ है। ठीक, ना ही निम्निष्ठ है। इसी बिंदु को तब फिर इसी बिंदु को बोला जाता है नति परिवर्तन बिंदु, नति परिवर्तन बिंदु, नति परिवर्तन बिंदु बोलते हैं। नति परिवर्तन बिंदु मतलब अगर x बराबर a पर ना तो फलन उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ठ है तो इसी को बोलेंगे, x बराबर a को बोलेंगे नति परिवर्तन बिंदु, नति परिवर्तन बिंदु, नति परिवर्तन बिंदु बोलेंगे, नति परिवर्तन बिंदु बोलते हैं। अब देखिए जरा, ना तो फलन उच्चिष्ट है और ना ही फलन निम्निष्ठ है। चलिए पहले ये चीज़ समझ, अभी इसके बाद भी हो सकता है थोड़ा सा, हालांकि होगा नहीं लेकिन हो सकता है। देखिए अब देखिए, अब x बराबर a पर अगर d2y पान d3y पान dx3 का मान 0 ना तो ना तो फलन उच्चिष्ट है ना ही। मान लो x बराबर a पर ये भी 0 आ जाए, सपोज कर लो, ऐसा होगा नहीं। अगर x बराबर a पर d3y अपान dx3 इसका मान भी 0 आ जाए तब क्या करेंगे? मान लो अगर x बराबर a पर d2y अपान dx2 भी 0 आ गया, x बराबर a पर अगर x बराबर a पर ये 0 आ गया तो तीसरी बार अवकलन करेंगे। अगर x बराबर a पर d2y पान dx2 का मान 0 आ गया तो तीसरी बार अवकलन करेंगे। तीसरी बार अवकलन करने के बाद x का मान रखेंगे तो d3y पान dx3 अगर 0 ना आए, 0 ना आए मतलब चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए तो ना तो फलन उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ठ है। लेकिन अगर मान लो x बराबर a पर ये भी 0 आ गया, d3y पान dx3 ये भी 0 आ गया तो क्या करेंगे? हालांकि ऐसा होगा नहीं तो चौथी बार अवकलन करेंगे, d4y अपान dx4,
अब इसको फिर निकालेंगे x, इसको भी चौथी बार अवकलन करेंगे। f फोर्थ डैश x है, फोर्थ डैश x बराबर a पर इसका मान निकालेंगे, x बराबर a पर d4y अपान dx4 इसका मान निकालेंगे। ये कब करेंगे? अगर x बराबर a पर, ऐसा होगा नहीं लेकिन बता दे रहे, अगर x बराबर a पर ये भी d3y पान dx3 0 आ जाए तो चौथी बार अवकलन करेंगे। अब देखिए चौथी बार अवकलन करने के बाद फिर x का मान रखेंगे, जो x का मान यहाँ से निकलेगा वही x का मान इसमें रखेंगे। अब फिर अगर फिर प्लस का आ जाए तो निम्नलिखित यहाँ पर मान रखेंगे इसमें। अगर ये मान लीजिए प्लस में आ जाए, पॉजिटिव आ जाए तो निम्नलिखित, जैसे इसमें लिखा है, अगर प्लस में आ जाए तो निम्नलिखित, अगर माइनस में आ जाए तो उच्चिष्ट। मान लो फिर 0 हो जाए तो फिर 5वीं बार अवकलन करेंगे, फिर ऐसे, लेकिन होगा ही नहीं, इतना नहीं होगा, समझ लीजिए। ठीक, तो x बराबर a पर अगर ये प्लस में आ जाए तो फिर निम्नलिखित, प्लस में आ जाए तो निम्नलिखित, माइनस में आ जाए तो उच्चिष्ट। लेकिन यहाँ तक सवाल पहुँचेगा नहीं, हमने आपको बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस पर रिलेटेड एक आध क्वेश्चन बताते हैं, देखिए। अब देखिए, चाहे वो एग्जाम्पल के क्वेश्चन हो चाहे एक्सरसाइज के हों, अगर इम्पॉर्टेंट हैं, अच्छे हैं तो सारे बताए जाएंगे आपको। देखिए, चलिए एक सवाल से, उदाहरण से शुरुआत करते हैं। इसमें कहा गया है फलन का 2006, 7, 11, 12 में पूछा गया। उदाहरण नंबर 1, फलन का उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान ज्ञात करिए। इस छोटे सवाल से शुरुआत करते हैं। इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा भी बताएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए। देखिए, ये फलन है, उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान भी बताना है। फलन, ये उदाहरण 1 है। ये 2006 में आया है, 2007 में आया है, 2011 में, 2012 में बोर्ड एग्जाम में। फलन है जैसे y बराबर x³ - 2x² प्लस x प्लस 6। कहा गया इस फलन का उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान भी बताना है। ये तो बताना है कि कब उच्चिष्ट होगा, कब निम्नलिखित होगा, और उसका उच्चिष्ट निम्नलिखित मान भी बताना है कि उच्चिष्ट, अगर उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट का मतलब अधिकतम है तो उसका अधिकतम मान कितना है। अगर निम्नलिखित है, निम्नलिखित का मतलब न्यूनतम है तो उसका न्यूनतम मान कितना है। ये देखिए, तो अभी जो आपको तरीका बता के आए हैं, जो आपको स्टेप बता के आए हैं, वही सारे स्टेप आपको करने। देखिए क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx या d dx ऑफ y, ये 3x² - 4x प्लस 1 ये आया। इसका अवकलन 3x², इसका हो जाएगा 2x, तो 4x, इसका 1 और इसका 0। अब क्या बताया था, यहाँ पर लिखेंगे उच्चिष्ट एवं निम्नलिखित मान के लिए, उच्चिष्ट एवं निम्नलिखित मान के लिए d dx ऑफ y इक्वल टू 0। बताया था इसको 0 क्यों करते हैं थोड़ी देर पहले, तो इसको 0 के बराबर कर दो। देखो d dx ऑफ y को 0, तो इसको 0 के बराबर कर दो। 3x² - 4x प्लस 1 बराबर 0। dy बाई dx की वैल्यू किसके बराबर कर दी गई, 0 की। लिखना जरूर कि उच्चिष्ट एवं निम्नलिखित मान के लिए dy बाई dx इक्वल टू 0। dy बाई dx मतलब ये वैल्यू 3x² - 4x प्लस 1 किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। अब देखिए इसके फैक्टर, ये द्विघात समीकरण, पहले इसको हल किया जाए। इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 एकम 3, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ये द्विघात समीकरण है, इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 एकम 3। अब देखिए 3x कॉमन कर लो तो हो जाएगा x - 3, नहीं सॉरी x - 1। इससे -1 कॉमन कर लो, x - 1। अब देखो x - 1 कॉमन करेंगे तो आएगा 3x - 1 बराबर 0।
कैलकुलेशन समझना, 1 मिनट मार्क कर लेंगे। देखिए कैलकुलेशन बहुत गौर से देखिएगा। स्टेप वही जो पहले y बराबर हो गया, फिर अवकलन किया, फिर तीसरे स्टेप में उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए dy/dx को किसके बराबर कर दिया, 0 के। तो dy/dx मतलब ये वैल्यू किसके बराबर कर दी, देखो 0 के। अब इसके फैक्टर हो गए 3 एकम 3। अब देखिए अब एक बार इसको बराबर 0 करेंगे, x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। एक बार इसको बराबर 0 करेंगे, 3x - 1, देखो x की एक वैल्यू ये निकली। एक बार इसको बराबर 0 करेंगे, 3x बराबर 1, x बराबर 1/3। देखिए x के मान निकाला है। हमने क्या बताया था अभी कि ज़रूरी नहीं कि x का एक ही मान निकले, x के 2 मान निकला है, एक 1 निकला, एक 1/3 निकला। अब देखिए दोबारा अवकलन करते हैं। अब इसका दोबारा अवकलन करेंगे, d2y/dx2। इसका दोबारा अवकलन देखो, तो इसका दोबारा अवकलन कितना आएगा, 6x - 4। इसका देखो अवकलन कितना आएगा, 6x - 4 दोबारा अवकलन। अब यहाँ पर x की जगह एक बार 1 रखेंगे, एक बार 1/3 रखेंगे। हमने क्या बताया था, अभी जो तरीका बताया था उसमें बताया था x के जितने भी मान निकलेंगे, x के जितने भी मान निकलेंगे वो मान यहाँ पर रखे जाएंगे। अगर वैल्यू प्लस में आएगी तो निम्निष्ट, अगर वैल्यू माइनस में आएगी तो उच्चिष्ट, अगर वैल्यू 0 आएगी तो तीसरी बार अवकलन करेंगे और तीसरी बार अवकलन का मान 0 ना आए। तीसरी बार जब अवकलन करेंगे फिर उसमें भी x का मान रखेंगे और कैलकुलेशन 0 ना आए, मतलब चाहे प्लस में आ जाए चाहे माइनस में, तो फलन ना तो उच्चिष्ट ना ही निम्निष्ट। अब देखिए अब यहाँ पर एक बार x का मान 1 रखेंगे, तो ऐसे देखो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर x की जगह 1 रखो, यहाँ x की जगह 1, देखिए हो जाएगा 6 - 4 2 आया, तो प्लस में वैल्यू आ गई। वैल्यू कैसी आ गई देखो, d2y/dx2। x बराबर 1 जब रखा, x बराबर 1 रखा तो 2 आया है प्लस में, तो x बराबर 1 पर फलन कैसा हुआ, प्लस में आया है तो निम्निष्ट। तो लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन निम्निष्ट है। x बराबर 1 पर फलन निम्निष्ट है। अभी पूरा सवाल नहीं हुआ। अब x बराबर 1/3 पर निकालेंगे। देखो x बराबर 1 पर किसका मान निकाला है, d2y/dx2 का। x बराबर 1 पर d2y/dx2 का मान प्लस में आया है, तो x बराबर 1 पर फलन कैसा है, निम्निष्ट है। अब x बराबर 1/3 पर देखो, x बराबर 1/3 पर किसका मान निकालोगे, d2y/dx2 का। अब जहाँ x है वहाँ 1/3 रखेंगे। यहाँ पर देखिए x की जगह 1/3 तो हो जाएगा 1/3 - 4, 3 दूनी 6, 2 - 4 तो -2 आया। तो माइनस का मतलब देखो निगेटिव आ गया, ऋणात्मक आ गया, निगेटिव आ गया। d2y/dx2 का मान, d2y/dx2 का मान x बराबर 1/3 पर माइनस का आ गया, तो माइनस का आ गया तो x बराबर 1/3 पर फलन उच्चिष्ट है। x बराबर 1/3 पर फलन उच्चिष्ट है। अब देखिए सवाल यहीं से ख़त्म नहीं हुआ, ये पता चला कि 1 पर निम्निष्ट है, 1/3 पर उच्चिष्ट है, तो इनके मान भी निकालने हैं, मान भी निकालने हैं। देखिए तो अब निम्निष्ट मान भी निकालना है। निम्निष्ट मान, तो देखिए कब निम्निष्ट है, x बराबर 1 पर निम्निष्ट है, x बराबर 1 पर निम्निष्ट है, x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर निम्निष्ट है तो निम्निष्ट मान कितना होगा, इसमें भी शायद यही है, x बराबर 1 पर निम्निष्ट है। देखिए तो निम्निष्ट मान कितना होगा, निम्निष्ट मान, तो x बराबर 1 पर निम्निष्ट है तो x की जगह यहाँ 1 रख दो तो निम्निष्ट मान आ जाएगा। देखो यहाँ x की जगह 1, यहाँ भी x की जगह 1 रखो। x बराबर 1 पर निम्निष्ट है, निम्निष्ट मतलब न्यूनतम है, कम से कम है, लेकिन वो मान है कितना, कम से कम तो है, लेकिन वो मान कितना है ये भी बताना है। तो कब न्यूनतम है, x बराबर 1 पर, तो x का मान 1 यहाँ पर रखते चले जाओ। देखो x की जगह 1, यहाँ भी x की जगह 1, यहाँ भी x की जगह 1, ये 1 - 2 + 1 + 6, देखो
6 एक 7 एक 8, 8 माइनस 2 6। देखिए निम्निष्ट मान आ गया 6। निम्निष्ट मान कितना आ गया 6। अब देखिए उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान देखिए कब उच्चिष्ट है, देखिएगा x बराबर 1/3 पर उच्चिष्ट है। x बराबर 1/3 पर उच्चिष्ट है मतलब x बराबर 1/3 पर अधिकतम है। अधिकतम है, x बराबर 1/3 पर अधिकतम है। तो अधिकतम मान कितना होगा, तो कब अधिकतम है x बराबर 1/3 पर, तो x का मान अगर 1/3 यहाँ रख दें तो अधिकतम मान निकल आएगा। देखो यहाँ x की जगह 1/3, क्योंकि हमें पता चल गया कि x बराबर 1/3 पर फलन अधिकतम है, लेकिन उसका अधिकतम मान कितना होगा। देखो तो यहाँ x की जगह 1/3 रखो, देखो 3, x की जगह 1/3, x की जगह 1/3, और सॉरी इसमें रखना है, इसमें फलन में रखना है। इसमें देखो यहाँ x की जगह 1/3, x की जगह 1/3, यहाँ भी x की जगह 1/3। अब देखिए ये 1/27, ये हो जाएगा 2/9 प्लस 1/3 प्लस 6। एलसीएम कर लेंगे इनका 27। देखिए इसके बटे 1 कर लो, पहले यहाँ 1 आएगा, 9 तिरका 27, 3 दूनी 6, ये 3 9 27, फिर ये हो जाएगा 27 छाका 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 4 16। अब देखो ये 9 1 10, 10 में 6 घटाएंगे 4, 4 इसमें जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे तो ये आएगा 166/27। इसको अगर भाग लगा के लिखेंगे तो आ जाएगा 6 सही 4/27, भाग लगा के लिखेंगे। ये उच्चिष्ट मान आ गया, ये देखो उच्चिष्ट मान आ गया। अगर उच्चिष्ट निम्निष्ट मान निकालना, जैसे एक बार फिर समझ लो, x बराबर 1 पर फलन कैसा था, निम्निष्ट था। अब निम्निष्ट मान निकालना है तो यही x का मान 1 यहाँ फलन में रख दो। यहाँ फलन में x बराबर 1 पर फलन निम्निष्ट मतलब न्यूनतम है। इतना पता चल गया कि x बराबर 1 पर फलन न्यूनतम है, निम्निष्ट है, लेकिन वो न्यूनतम मान कितना होगा, तो x का मान 1 यहाँ फलन में रख दो, कैलकुलेशन किया, न्यूनतम मान आ गया। जैसे पता चला कि x बराबर 1/3 पर फलन उच्चतम है, उच्चिष्ट है, मतलब x बराबर 1/3 पर फलन का मान अधिकतम होगा, लेकिन वो मान कितना होगा, तो यही 1/3 यहाँ फलन में रख दो, 1/3 फलन में रख दो, तो ये मान आया। देखिए तो आज के वीडियो में इतना रखेंगे, क्योंकि आज हमने स्टार्ट कर दिया, कल से इसके क्वेश्चन स्पीड में चलेंगे, रनिंग में चलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे बताए जाएंगे। अब अगर आपको लग रहा है नहीं हम आपके लिए मेहनत करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट्स करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे क्वेश्चन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।